मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम है कॉमिक माई लाइफ चैनल में। और आप देख रहे थे विध्वंस कॉमिक्स, इसका पार्ट 1। अब इसका पार्ट 2 आगे काम शुरू करते हैं। विध्वंस निपट लूँगा, खुद ही निपटूंगा नागराज को, ताकि कोई कभी ये ना कह सके कि नागपाशा नागराज को अकेले नहीं मार सकता था। सारी ऐसी बातें बोलते रहने से किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं कितना डर रहा हूँ। तू सिर्फ काट कर मारा जा सकता है नागराज, और यह काम करेगा मेरा तांत्रिक प्राणी अंधाधुंध। तू काट नहीं पाएगा क्योंकि इसका शरीर धुंध का बना है। अधम भी अभी सदम से भिड़ना नहीं चाहता था। अभी मेरी योजना पूरी नहीं हुई है और अभी सदम मुझ पर भारी पड़ रहा है। अगर जल्दी नागराज भी नागपाशा को हराकर इसके साथ मुझसे भिड़ गया तो एक बार फिर मेरी हार निश्चित है। और मुझे मदद चाहिए, और मदद मिलेगी कहाँ से? अभी मेरे साथियों में सिर्फ नागपाशा ही इतना शक्तिशाली है जो मुझे मदद कर सके। उसे खुद मदद की आवश्यकता है। इस प्राणी अधम से भिड़ने वाला प्राणी भी उतना ही शक्तिशाली है। शायद अधम उससे जीत ना पाए, लेकिन नागराज को मारने के लिए अधम का बच निकलना ज़रूरी है। थोड़ी देर तक देखता हूँ, वरना फिर मैं अपने आंतरिक ज्ञान का प्रयोग करूँगा। नागराज और अंधाधुंध के बीच एक खतरनाक युद्ध चल रहा था। ओह, सर्प वार इसको बगैर कोई नुकसान पहुँचाए इसके आर पार जा रहे हैं, लेकिन इसकी तलवारों के वार मेरे नज़दीक आते जा रहे हैं। धुंध को सिर्फ मेरे सर्पवार छू नहीं सकते, लेकिन मेरी फुंकार इसके धुंध शरीर को बादलों की तरह इधर उधर छितरा सकती है। लेकिन उफ, यह वार तो उल्टा पड़ गया। मेरी फुंकार तो इसकी धुंध को दूर तक फैला दिया और विशालकाय हो गया। यानी अब ये मुझ तक और आसानी से पहुंच सकता है। अंधाधुंध से तू बच नहीं सकता नागराज, चाहे जितना जोर लगा ले। अब क्या करूं? अरे हाँ, एक रास्ता है। अगर ये धुंध के शरीर वाला प्राणी है तो धसक सर्प इस धुंध को भाप बनाकर उड़ा सकते हैं। धसक सर्पों में इतनी गर्मी नहीं है कि वे इसको भाप बना दें। इसके लिए तुझे एटम बम फोड़ना होगा नागराज। अब हिलना डुलना बंद कर और कम से कम शांति से मर तो ले। ऊपर चल रहा युद्ध अपनी बढ़ती तीव्रता के कारण अब नारका जेल के सुरक्षा कर्मियों की नज़रों से छिप नहीं पा रहा था। ओ माय गॉड, साफ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ऊपर बड़ी गड़बड़ चल रही है। राजनगर से एक्स्ट्रा फोर्स और हेलीकॉप्टर बुलाओ। अधम और सदम के युद्ध का असर अब नागराज पर भी हो रहा था। उफ, अगर मैं सदम के पैर से नागराज से हटाता हूँ, गिर गया, और अगर नहीं हटाऊंगा तो ये ऊर्जा के धमाके मुझे भून डालेंगे। अगर अंधाधुंध ने मुझे पहले ही नहीं मार डाला तो ओह, एक अच्छा ख्याल आया है। क्यों ना मैं अपने दुश्मनों को अंधाधुंध और ऊर्जा के धमाकों को आपस में ही भिड़ा दूं। नागराज की कलाई से निकलकर नागरस्सी दोनों तलवारों से जा लिपटी और अंधाधुंध के नागरस्सी काटने से पहले ही नागरस्सियों के दूसरे छोड़ने ऊर्जा के धमाकों में जा घुसे और तारों में दौड़ती बिजली की तरह नागरस्सी से होती हुई ऊर्जा अंधाधुंध के शरीर से दौड़ गई और भीषण ऊर्जा ने अंधाधुंध को भाप बनाकर उससे जुड़े नागपाशा को भी हिला डाला। और अधम के लिए बहुत बुरी घटना थी। उफ, नागपाशा बेहोश हो गया और नागराज खाली हो गया और सदम नागराज मिलकर मुझको परास्त कर देंगे। कोई नई चाल सोचनी होगी। गुरुदेव ने एक पलकें नहीं झपकाई थी। नागराज जहाँ पहुँचे वहाँ गड़बड़ ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। फिलहाल अधम और नागपाशा को भागने का मौका चाहिए, और यह मौका उनको मैं दूंगा, एक मददगार उनके पास भेजकर नारका जेल के ऊपर। उफ, कुछ यान भी इधर आ रहे हैं। अब मैं क्या करूं? तू कुछ नहीं कर सकता अधम, सिवाय मरने के। तैयार हो जा नष्ट होने के लिए। नष्ट करना मेरा काम है, यांत्रा का। यह कौन है और कहाँ से आ टपका? खैर, यह सोचने का समय ने व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इसने मुझको यहाँ से निकलने का और अपनी योजना पूरा करने का अवसर दे दिया। आओ नागपाशा, मैं कहाँ हूँ? ये सवाल बाद में पूछते रहना। फिलहाल तो हमें इन 3 खलनायकों के साथ यहाँ से निकल कर चलना है, जिनको तूने चुना है और मैंने आज़ाद कराया है। लेकिन अभी उनके प्रति छायाएँ अभी कारागृह में ही है, ताकि किसी को शक ना हो। हमारा पहला पड़ाव होगा दिल्ली। गुरुदेव द्वारा भेजे गए प्राणी ने सदम और नागराज का रास्ता रोक लिया था। इस यांत्रिक कबाड़ को मेरे धुसकसर पलों में तोड़ देंगे। अगर मुझ तक पहुँच पाएंगे तब ना नागराज। हाँ, मेरे धुसक सर्पों का वार पलटकर मुझ क्या लगा? क्यों? मेरी प्रतिकर्षण ऊर्जा के कारण। आकर्षण की विपरीत शक्ति होती है प्रतिकर्षण, और उनके शरीर में मैंने ऐसी ऊर्जा आवेशित की है जो मेरे शरीर में मेरे शरीर में भरी ऊर्जा से दूर भागती है। तुम दोनों का जो भी वार करोगे उसको मैं प्रतिकर्षित ऊर्जा में बदलकर अपने पास पहुँच नहीं दूंगा, परंतु मेरे वारों से तुम बच नहीं पाओगे। वो नागरस्सी टूट गई और नागराज नीचे गिर रहा है। मुझे नागराज को बचाना होगा। सारी गड़बड़ की जड़ यही रोबोट लगता है। शूट टू किल, ख़त्म कर दो इसको। हाँ, यांत्रा को ख़त्म करोगे तुम? ठीक है, अगर मरने के बाद भूत बन गए तो एक बार फिर कोशिश कर लेना। हाँ, हेलीकॉप्टर से अलग होकर ऊपर उड़ गए। हम नीचे गिर रहे हैं, कूदो। इनको तो मैं बचा लूँगा, लेकिन सदम की शक्तियों से तुझे कौन बचाएगा? यांत्रा किसी से नहीं बचता, बल्कि यांत्रा से लोग बचते हैं। नागराज और सदम यांत्रा से उलझे हुए थे और दिल्ली में ऑल पुलिस एंड पैरामिलिट्री यूनिट्स अटेंशन, पार्लियामेंट हाउस पर हमला हुआ है।
क्योंकि हमलावर सिर्फ एक ही है, लेकिन उसने वहाँ पर तैनात सभी सुरक्षा कर्मियों को बेबस कर दिया है। सभी यूनिट तुरंत संसद भवन पहुँचे। ओ माय गॉड, इस वक्त तो संसद भवन में बजट प्रस्ताव पर विशेष बहस चल रही है। प्रोबॉट, मुझे पूरी स्थिति से की जानकारी दो। मेरा संसद भवन पर फिक्स कैमरा जो दिखा रहा है उस पर यकीन करना मुश्किल है। घातक से घातक वारों पर भी हमलावर आसानी से पचा गया। कुछ सुरक्षाकर्मियों को तो उसने विखंडित कर दिया है। वह मुझको सामने दिख रहा है। प्रोबॉट, अब उस विखंडित होने की उसकी बारी है। बस बंद करिए तबाही, वरना परमाणु भूल जाएगा कि तू इंसान है और परमाणु इंसानों की जान नहीं लेता। वो तू है परमाणु, दिल्ली का रखवाला, उसकी छत। मुझे तेरी ही तलाश थी, और अब मेरी तलाश का अंत तेरी लाश से होगा। परमाणु को मार पाना तेरे से कई अपराधियों का सपना है, और यह सपना ही रहेगा। मैं इसके साथ कोई नरमी नहीं बरतूंगा। इस वक्त देश का हर बड़ा नेता संसद भवन में, और मेरी एक चूक का अर्थ इन सबकी मौत हो सकता है। मुझे इसको रोकना होगा, और यह काम इसको किरण छोड़ने वाली हाथों का एटम नाइफ से अलग किया जा सकता है। बहुत दर्द हो रहा है, मैं दर्द सह नहीं सकता। मैं अपनी गर्दन ही कटवा लेता हूँ, ताकि मेरे साथ साथ मेरा दर्द भी खत्म हो जाए। खचाक। ओह, ये इसने क्या किया? शायद ये आत्मघाती आतंकवादी था। मुझे इसके मरने का दुख तो है, लेकिन यह खुशी है कि संसद भवन पर आया खतरा टल गया। लेकिन इसके आतंकवादी के अंग कट के नीचे क्यों नहीं गिर रहे? मेरे अंग इतनी ऊंचाई से नीचे गिरेंगे तो इनकी हड्डियाँ टूट नहीं जाएंगी क्या? अरे, इसका सर तो बोल रहा है। ये सर कटने के बाद भी जिंदा है। नागपाश अमर है, और अमर है उसकी शक्तियाँ। देख अब मैं तुझे कैसे मारता हूँ। तरतरा आओ। ओहो, यह आतंकवादी नहीं हो सकता। इसका मकसद सिर्फ मुझे मारना है, क्योंकि यह यहाँ मुझे पहुँचने पर इसने संसद भवन पर एक भी वार नहीं किया। खैर, अभी तो मुझे इस तरह से निपटना है, और इसका तरल शरीर मुझे अपने लपेटे में लिए जा रहा है, और सांप की कुंडलियों की तरह मेरी हड्डियाँ तोड़ने की कोशिश कर रहा है। नागपाशा समय खराब कर रहा है। यह प्राणी परमाणु को मार नहीं पाएगा। मैं जानता हूँ, तुम धैर्य रखो। हमने परमाणु को मारने की योजना उसी जानकारी के अनुसार बनाई है जो तुमने हमको परमाणु के बारे में दी है। इतिहास अपने एटॉमिक ब्लास्ट से तरतरा को गैस बना देता हूँ। वो ये तो ब्लास्ट पचा गया। बेकार कोशिश मत कर परमाणु, अपनी परमाणु ऊर्जा को बचा कर रख। तरतरा को गैस बनाने के लिए कई हजार डिग्री का तापमान चाहिए, और जमाने के लिए 0 से सैकड़ों डिग्री नीचे का तापमान। तेरे पास ना तो इसे गैस बनाने लायक तापमान है, और ना ही जमाने लायक तापमान। मेरी शारीरिक वार इस पर बेअसर है, और ये गड़प मेरे चेहरे को ढकता जा रहा है। यक मेरी सांसें रोककर मुझे मारना चाहता है। अक आवाज़ बंद हो गई है। मुझे ट्रांसमिट करना होगा, लेकिन यह काम मैं ना तो बोलकर कर सकता हूँ, ना ही बेल्ट में लगे कंट्रोल चालू करके, क्योंकि इसके तरल हाथ मेरे हाथों को खींचकर बार बार बेल्ट से दूर ले जा रहे हैं। प्रोबॉट पूरी स्थिति पर नजर गड़ाया हुआ था। परमाणु फंस गया है। मुझे यहाँ से भेजकर उसके ट्रांसमिट करा के आज़ाद कराना होगा। तरंगें चल पड़ी, और कुछ ही पलों में तरंगों ने परमाणु तक पहुँचकर उसे ट्रांसमिट करना शुरू कर दिया। देखते देखते परमाणु ट्रांसमिट होकर आज़ाद हो गया। देखा, अगर परमाणु अपनी बेल्ट का प्रयोग ना कर सके तो भी नया कहाँ से मदद पहुँच जाती है। यह तुम पहले ही बता चुके हो। अभी देखते रहो आगे क्या होता है। तरल पदार्थ को काटा या फाड़ा नहीं जा सकता, लेकिन इसको कैद कर जरूर किया जा सकता है। तुझको मैं अपने परमाणु खोल में कैद करूंगा, जहाँ से तू बाहर नहीं निकल पाएगा। परमाणु तरतरा से जूझ रहा था, और उसी घर में गुप्त लैब की तरफ जाने वाले रास्ते पर 2 कदम तेजी से बढ़ रहे थे। इसी दरवाजे के पार मेरी मंजिल है, और उसको खोलने की थोड़ी सी ताकत का इस्तेमाल करना होगा, बम की ताकत का। कुछ ही सेकंडों में बड़ाम। ये क्या, ये किसका काम है? मुझे नहीं पहचानते? बोना वामन को नहीं पहचानते? कमाल है। खैर, मुझे तो यहाँ पे किसी इंसान के मिलने क्यों बीतते, और यहाँ पे सिर्फ टीन का डिब्बा है। टीन का डिब्बा कहाँ है? तुम हो टीन का डिब्बा, एक रोबोट। लेकिन तुम हो कौन हो? तुम यहाँ तक कैसे आए? यहाँ तक आना तो आसान है। दरअसल हम 3-4 सुपर विलनों ने परमाणु को मारने का प्लान बनाया। समस्या एक ही थी, वह दृश्य शक्ति जो परमाणु को मुसीबत में पड़ जाने पर दूर से ही उसकी रक्षा करती है। हमको शक्ति का पता लगाना था, इसलिए हमने तरतरा द्वारा परमाणु को ऐसी स्थिति में फंसाया कि उसका मददगार उसकी रक्षा करे, और ऐसा करते ही मैं अपने यंत्र द्वारा उन मददगार तरंगों का पता करके वहाँ तक पहुँच सका। बस इतनी सी बात है। तूने यहाँ कर बहुत बड़ी गलती की है बोनो वामन, क्योंकि अब तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। वापस जाने के लिए मैं नहीं आया हूँ। मैं तो यहाँ के यंत्रों पर कब्जा करके उनके इशारों पर परमाणु को नचाने आया। अरे, यंत्रों पर कब्जा करने का ख्वाब छोड़ दे, अब तुम सीधे जेल जाओगे। नहीं रोबोट, नहीं, मुझसे गलती हो गई। मैं बहकावे में आ गया था। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। रोबोट नहीं, प्रोबोट हूँ। बोना वामन तो मौका खो चुका था, लेकिन नागराज और सदम अभी भी नागपाशा और गुरुदेव द्वारा भेजे गए मददगार यंत्रा के सामने डटे हुए थे। मेरी प्रतिकर्षण शक्ति वस्तुओं पर जरूर असर करती है, लेकिन ऊर्जा पर नहीं कर पाएगी। मेरी ऊर्जा तुझको जलाकर खाक कर देगी। इस भ्रम में मत रह सदम। मेरी यांत्रिक शक्ति, ये मेरी तांत्रिक शक्ति है। यह वस्तुओं के साथ साथ ऊर्जा पर भी असर करती है। अच्छा हुआ धौकनी के हमले के बाद मैं सतर्क हो गया था, वरना मेरी ऊर्जा मुझे घायल कर देती। मैं अपने मंत्रों से इसका स्वरूप बदल सकता हूँ, लेकिन मंत्र भी मैं ऊर्जा के रूप में छोड़ता हूँ, इसलिए मेरे यंत्र भी इस तक नहीं पहुँच पा रहे। अब प्रतिकर्षण शक्ति के बाद आकर्षण शक्ति देख सदम। इन दोनों पार्टों के बीच
ज़बरदस्त आकर्षण है और इतने आकर्षण के बीच में जो भी आएगा पिसकर रह जाएगा। मुझे लड़ाई में कूदना होगा, लेकिन यांत्रा तक पहुंचने में दो मुश्किलें। एक तो यह कि मैं उड़ नहीं सकता, दूसरा यह है कि इसके पास पहुंचती यांत्रा प्रतिकर्षण किरण से मुझे दूर धकेल देगा। पहली समस्या का हल ट्रैम्पोलिन जैसा सर्प जाल बनाना है, जिस पर उछलकर मैं यांत्रा पर पहुंच सकूं, और अगर यांत्रा मुझको देखकर प्रतिकर्षण किरण का वार करे तो मैं तुरंत क्षारी कणों में बदल जाऊंगा और ऐसे प्रतिकर्षण किरण मेरे आर पार हो जाएगी और मैं ओहो, प्रतिकर्षण किरण मेरे हर कण पर असर कर रही है। मेरे शरीर के कण एक दूसरे से दूर दूर हो रहे हैं। मैं जुड़ नहीं पा रहा हूँ, और अगर मैं 3 पलों के अंदर जुड़ नहीं पाया तो हमेशा के लिए कणों में बिखर कर रह जाऊंगा। नागराज एक बड़ी मुसीबत में फंस गया था, और वहाँ से दूर दिल्ली में परमाणु भी मुसीबत से जुड़ा था। ओह, मेरे परमाणु खोल ने तरतराव कैद तो कर लिया, लेकिन खोल पर ही अंदर से तेज दबाव बढ़ रहा है। यह टूट सकता है, टूट सकता नहीं, टूटेगा बोल। तरतरा अपने शरीर का घनत्व बढ़ा रहा है और इस दबाव को तेरा खोल सहन नहीं कर पाएगा। देख, आज़ाद हो गया तरतरा, अब तेरी बारी है। ओह, आज़ाद होती तरतरा अपनी द्रव बूंदों को भाले की तरह नुकीला करके उनका वार मुझ पर कर रहा है। परमाणु कणों में बदलकर इनसे बच सकता हूँ। ओह, मैं तो भूल ही गया था कि ये द्रव की बूंदें हवा में तैर सकती हैं। ये बूंदें मेरे कणों के बीच में आकर रुक गई हैं। अगर मैं समान रूप में आया तो ये मेरे शरीर के अंदर घुस जाएंगी और बेतहाशा दर्द पैदा करेंगी। हाँ हाँ, तू शायद असली रूप में आना नहीं चाहता, पर तुझे आना पड़ेगा, क्योंकि अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं संसद को तबाह कर दूंगा। परमाणु को सामान्य रूप में आना ही पड़ा, ऐसे करती। आहा, भयंकर दर्द हो रहा है। प्रोबोट, कुछ करो। प्रोबोट, सुन रहे हो ना? कहाँ हो तुम? प्रोबोट थोड़ा व्यस्त था। सॉरी परमाणु, मैं किसी काम में फंसा हुआ था। मैं अभी तुम्हारे शरीर पर धसे तरल तीर निकालता हूँ। ना 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 प्रोबोट, ऐसा मत करना, वरना मेरी नाक कट जाएगी। सारे विलेन मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो आकर मुझे रोक ले। अभी रोकता हूँ। आरिकॉप्टर, बोना वामन की पुकार पर उसका वॉइस कंट्रोल संचालित होने वाला हेलीकॉप्टर हाजिर हुआ। इस हेलीकॉप्टर में परों के इस आरीदार चक्र लगा है जो यह मेरे बंदरों को काट डालेगा, और मेरे खिलौनों के रहते मुझे कोई बंधक नहीं बना सकता। पहली बार तो मैं जानबूझकर तुम्हारा बंधक बन गया था, ताकि मैं तुम्हारी लैब को ध्यान से देख और समझ सकूं, और अब मेरा आरिकॉप्टर तुझको काटेगा। ज़्यादा उछल मत बोने, यह प्रोबोट का इलाका है। प्रोबोट उसके इलाके में कोई मात नहीं दे सकता। परमाणु परेशान था। प्रोबोट जवाब देने से बाद भी कुछ नहीं कर पा रहा है। यानी जो करना है मुझे करना होगा। यह जाली शायद साफ करने के लिए खिड़की से निकाली गई है, पर यह फिलहाल मेरे शरीर में फंसी गंदगी को साफ करेगी। परमाणु का शरीर परमाणु कणों में बदलकर जाली के आर पार हो गया, और तरल द्रव नुकीले तीर जाली में फंस कर ही रह गए। ओह, नागपाशा फिर से संसद भवन पर हमला कर रहा है, लेकिन उससे निपटने से पहले मुझे तरतरा से निपटना होगा, और इतनी देर में मैंने इससे निपटने का तरीका सोच लिया है। मैं इसके चारों तरफ घूमकर हवा का एक तेज बवंडर बनाऊंगा, और अपने दबाव कम होने के कारण ये हर चीज़ को अपने अंदर खींच लेते हैं। तरतरा का तरल शरीर भी भवंडर में खिंचता चला जाएगा, और मैं इसको खींचता हुआ वातावरण की उस परत तक ले जाऊंगा जहाँ पर तापमान 0 से 100 डिग्री कम होता है। और ये बात नागपाशा खुद ही बता चुका है। इस पर अत्यधिक ठंड का असर होता है, और जबकि इसका तरल शरीर जम चुका है, तो मैं इसको एक घूंसे में तोड़कर इसके टुकड़े टुकड़े कर सकता हूँ। तरतरा खत्म हो गया था। अब तुम्हारी बारी है नागपाशा। तुझे कितनी बार समझाऊँ कि तू मुझको नहीं मार सकता, लेकिन मैं तुझको चुटकी बता दी ख़त्म कर सकता हूँ। ये त्रिशूल तब तक तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक तेरे शरीर में घुसकर फटना पड़े। अब तू जहाँ जाएगा, जहाँ चला जा, जिस रूप में रहे, ये त्रिशूल तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। इसका तरीका भी मेरे पास है, श्रिंक। मैं अपने शरीर को छोटा करके खुद की तरह एक शूल की तरह तेरे शरीर में घुसता और निकलता रहूँगा। ऐसा है त्रिशूल भी करेगा, क्योंकि ये मेरा पीछा छोड़ेगा नहीं। त्रिशूल तो मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है, इसको रोकना होगा। फच कच, गायब हो जा त्रिशूल। अब तू भी सो जा नागपाशा। नागपाशा हार गया। अब हमारे पास वक्त नहीं है। जाओ काल पहेलिया, मैं तुमको अतिरिक्त शक्ति देता हूँ। अधम क्या कर रहा है? मैं भला कब तक मार खाता रहूँ? परमाणु इधर देख, धड़ाक। तुम कौन हो? काल पहेलिया, जिसकी पहेलियाँ पूछते पूछते लोग मर जाते हैं। मौत जैसी पहेलियों से मारता है काल पहेलिया। यानी तुझे यह मुझे मारने का सोचा समझा षड्यंत्र है, परंतु तुम सफल नहीं होगे। मैं तुम दोनों से निपट लूँगा। अच्छा, तुझे तेरी मौत का एक सुराग देता हूँ। बूझ कि पानी में डूबा कागज और तेरी मौत एक ही क्यों है। तुम दोनों अपनी जान की खैर बनाओ। वायुसेना के लड़ाकू विमान आते होंगे, और उसके बाद तुम दोनों या तो जेल में जाओगे या नरक में। यानी तू मेरी पहेली बुझाना नहीं चाहता। देख, ये है तेरी मौत। ये टेप रिकॉर्डर, हाँ सुन, श्रिंक। टेप में से परमाणु की अपनी आवाज़ गूंज उठी, और बेल्ट में लगा वॉइस एक्टिव चालू हो गया। ये क्या, मैं छोटा हो जा रहा हूँ? और मैं अपनी बेल्ट में ऐसा करवाने से रोक नहीं पा रहा हूँ। पहेली का जवाब था गला। तेरी आवाज़ निकलने वाला गला। यानी पानी कागज़ में डूब जाए तो वो भी गला, यानी गल जाना।
रही बेल्ट की बात, तो स्टेप रिकॉर्डर के निकलने वाली शक्ति रेडियो एक्टिव तरंगें तेरी बेल्ट में खराबी पैदा कर रही है। बचने का एक ही तरीका है, तो बेल्ट को उतार कर फेंक, वरना तू इतना छोटा हो जाएगा कि एक चींटी भी तुझको मसल सके। सोचने का वक्त नहीं है, बेल्ट को उतार उसका संपर्क सही से काटना होगा। वैसे भी ऐसा करके मुझे नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि मैं अपनी शक्तियाँ बेल्ट के जरिए ना लेकर प्रोबाट चलूंगा। प्रोबाट, वो ये क्या हो रहा है? प्रोबाट कोई जवाब नहीं दे रहा है, और ये मैं तेजी से नीचे गिरता जा रहा हूँ। प्रोबाट, प्रोबाट कोई जवाब नहीं दे रहा था, और परमाणु को शरीर जमीन से टकराने के लिए तेजी से नीचे गिर रहा था। प्रोबाट को बोना वामन परमाणु की मदद से नहीं करने नहीं दे रहा था। तू मुझसे ज़्यादा देर नहीं बच सकता बोने, मेरे निशाने चूक हैं। आहा, ये तूने क्या किया प्रोबाट? मेरा खून निकला है, अब खून की गंध पाकर मक्खियाँ आएंगी, मेरे घाव पर बैठेंगी, मेरा खून चाटेंगी। आ गई मक्खियों की फौज। ये आहा, एकाएक इतनी मक्खियाँ कहाँ से आ गई? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। प्रोबाट बोना बावन की चाल नहीं समझ पाया था। आहा, ये मक्खियाँ तो मुझसे चिपट रही हैं, ये तेरे लिए ही बुलाया है इनको। ये मेरी खिलौना मधुमक्खियाँ हैं, और ये डंकों भरा तेज एसिड, ये एसिड तेरे शरीर के अंदर पहुंचकर तेरे नाजुक पुर्जों को गला देगा, और तू बेजान टीन का डिब्बा बनकर रह जाएगा। प्रोबाट के नाजुक सर्किट तेजी से नष्ट हो रहे थे, और शीघ्र ही परमाणु के बचने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। हा, खुद एक खिलौना होकर खिलौने के बादशाह को टक्कर देने चला था, मूर्ख रोबोट। परमाणु के गिरने की गति और तेज हो रही थी। ऐसे मौक़ों के लिए मैंने खास इंतजाम करके रखा था, पैराशूट का इंतजाम। वो मैं सुरक्षित नीचे उतर आया। अब तो बेल्ट भी काम करेगी, क्योंकि रेडियो तरंगे इतनी दूर से मेरी बेल्ट के यंत्रों में गड़बड़ी पैदा नहीं कर। अरे बेल्ट छोड़ दे परमाणु, तुम भी यहाँ पर हो? हाँ, मैं इतिहास, तेरी मौत, ये सारा तमाशा तेरे लिए ही रचा गया है। अब तेरे शरीर पर ना तो बेल्ट है, ना ही तेरे अदृश्य मददगार तेरा संपर्क में। अब तू बगैर शक्तियों के है, और इस वक्त तुझे खत्म करेगा। इस ऐतिहासिक जानवर के लिए बच्चों का खेल है, जिसको मैंने अपनी शक्ति द्वारा पृथ्वी के इतिहास से जिंदा किया है। हाँ, मैं बुरी तरह से थक चुका हूँ। शक्ति जवाब दे रही है, और मेरे बदन पर लगे घावों की संख्या बढ़ती जा रही है। मेरी बेल्ट, हाँ, यही मुझको बचा सकती है, और इन खलनायकों का षड्यंत्र विफल कर सकती है। लेकिन यह प्राणी मुझको बेल्ट तक पहुँच नहीं दे रहा। बेल्ट तक पहुँचने के लिए पहले मुझे इससे पीछे छुड़ाना होगा। झाड़ियों में छिपकर तू उससे बच नहीं सकता। इसकी सूंघने की शक्ति तो ढूंढ निकालेगी जल्दी। वहरा, फाड़ डालो उसको। परमाणु का हाथ घातक जबड़ों में जकड़ चुकता है, लेकिन अरे यह तो परमाणु की ऊपरी पोशाक है, घास पत्तियों से भरी हुई। हाँ, इतिहास तेरा पालतू मेरी पोशाक में बसी मेरी गंध को सूंघ रहा था, और अब इस बीच में अपनी बेल्ट हासिल कर ली है। अब ना तेरी खैर है, और ना ही तेरे पालतू की खैर। तो अब तुम्हारी नहीं है परमाणु, बड़ा खराब निशाना है तुम्हारा। मैं इधर हूँ, तलवार उधर फेंक रहे हो। तलवार सही निशाने पर है परमाणु। दरअसल प्रोगे ऐतिहासिक प्राणी तो सिर्फ तुझे ध्यान बटाने के लिए था, ताकि तुझको बेल्ट होने पर मजबूर करने के लिए था। तुम्हारी बेल्ट में से एक तार जुड़ा हुआ है, और मेरी तलवार उस तार का संपर्क एक ऐसे दूसरे तार से करने जा रही है, जो 11,000 वोल्ट के ट्रांसफार्मर से जुड़ा हुआ है। तुम्हारी मौत मेरा प्राकृतिक प्राण नहीं है, तुम्हारी अपनी बेल्ट है परमाणु। परमाणु के शरीर में तेज करंट दौड़ता चला गया, और परमाणु की धड़कन शांत होती चली गई। अब मैं इसके प्राण भी खींच लूँगा, और एक और पुण्यात्मा मारा गया, यानी मैं और शक्तिशाली हो गया। अब हमको यहाँ पर रुकना भी बेकार भी है, और ख़तरनाक भी। हमारा अगला पड़ाव होगा मुंबई, और हमारा अगला शिकार होगा डोगा। और डोगा की जान लेने का अधिकार सिर्फ काल पहिलिया के पास है। नागराज अभी भी अपने इच्छाई रूप में था। मैं जानता हूँ कि तुझसे 3 पलों तक इस रूप में रह सकता है नागराज। एक तो पल बीत चुका है, ये गया दूसरा पल, और तीसरा। हाँ, बिखर गया नागराज, खत्म हो गया। अरे इसके तो चिता भी नसीब नहीं हुई। अब इसके साथ साथ सदम भी खत्म हो जाएगा। अरे यांत्रा अपना अभियान पूरा करके वापस। अरे तू आज़ाद कैसे हो गया सदम? तेरे पाटों के बीच में फंसने के बाद भी मेरे शिकार की सिर्फ लाश ही बाहर आती है। तूने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है यांत्रा। कौन? नागराज, तू कैसे बच गया? यह नहीं हो सकता, तू कणों में बटकर बिखर गया था। मेरी प्रतिकर्षण शक्ति तेरे कणों को जुड़ने दे नहीं सकती थी। सच का तूने ऐसा ही हो रहा था, लेकिन तभी मुझको तेरी उस आकर्षण शक्ति का ख्याल आया जो इन पाटों में समाई हुई थी, जिसमें सदम पिस रहा था। तू पहले ही बता चुका है कि तेरी आकर्षण और प्रतिकर्षण शक्तियाँ एक दूसरे के विपरीत शक्तियाँ। बस मैंने अपना हाथ बढ़ाकर उन पाटों को स्पर्श किया, और उन पाटों की आकर्षण शक्तियों ने मेरे कणों में समाई प्रतिकर्षण शक्ति को नष्ट कर दिया, और ऐसा करने से आकर्षण शक्ति इतनी कमज़ोर हो गई कि सदम को उन पाटों को अलग करके आज़ाद हो सके। अब तेरी कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी, और इस बार यांत्रा तुम दोनों को बचने का मौका नहीं देगा। ओहो, एक पल के लिए तो मुझको लगा था कि यांत्रा की शक्तियाँ इस्तेमाल करने से पहले ही नागराज सदम इसको नष्ट कर देंगे। ये हर चीज़ को अपने से दूर धकेल देता है। सदम,
तुम्हारे मंत्रों से की शक्ति तक को, लेकिन एक चीज़ को दूर नहीं धकेल सकता, वह हवा, क्योंकि हर जिंदा चीज़ को जीवित रहने के लिए हवा और उसमें मौजूद ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगर ये हवा में सांस लेता है तो मेरी विश्वंकार से बच नहीं सकेगा। खो खो खो, ये तूने क्या कर दिया नागराज? हाँ हाँ, देखा कैसा बढ़िया अभिनय किया मैंने। अरे मूर्खों, मैं सांस तो तब लूंगा जब मैं जीवित होऊंगा। मैं एक यांत्रिक मानव हूँ, रोबोट हूँ, मैं सांस नहीं लेता, सिर्फ जान लेता हूँ। हमारा ये वार भी विफल रहा। जल्दी कोई रास्ता सोचो, वरना अधम उतनी देर में पूरी पृथ्वी पर कहर फैला देगा। नागराज और सदम की संयुक्त शक्ति भी यांत्रा से जीत नहीं पा रही थी, लेकिन अधम और सुपर विलनों की टोली एक किला फतेह कर चुकी थी। अब बारी थी दूसरे किले गिरने की। मुंबई का वह किला जिसकी दीवार से टकरा कर कई अपराधी खाक में मिल जाते हैं। डोगा। आहा, कोई ऐसे करा रहा है जैसे बकरे की तरह ज़िबह किए जा रहा हो। आवाज़ उधर से आ रही है। डोगा को मोटरसाइकिल मोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। यह कौन है मेरी मोटरसाइकिल से अटक रहा है? ज़रूर वही आदमी है जो करा रहा है। धड़ाक। उफ, इसका गला तो छेदों से भरा है, नुकीले दांत इसके छेदों में खून बेतहर कर रहा है। इसने दम तोड़ दिया, लेकिन ऐसा पार्श्व काम कुत्ते या कोई जंगली जानवर नहीं कर सकते। वे गला छेदते नहीं, फाड़ देते हैं। फिर ये काम किसका? ओह, इसके माथे पर नुकीले हथियार से गोद कर कुछ लिखा गया है। घर है पत्थर चून का, अंधा प्यासा खून का। यह तो एक पहेली है। अब मैं समझ गया ये किस जानवर का काम है। वो जानवर है काल पहेलिया। बहुत बुझा चुका मैं उसकी पहेलिया। अब उसकी पसली तोड़ने का वक्त आ गया है। ऐसे ही मारूंगा उस कमीने को जैसे उसने निर्दोष को मारा है। डोगा पर निगाहें जमी हुई थी। अगर डोगा ये पहेली नहीं बूझ नहीं पाया तो गड़बड़ हो जाएगी। हमारे वक्त बहुत कम है। काल पहेलिया के अनुसार डोगा आज तक उसकी पहेलियां बूझने से नहीं चूका। और रही बात वक्त की, चिंता मत करो। गुरुदेव ने अगर किसी को भेजा है तो सोच समझ कर भेजा होगा। नागराज सदम अभी काफ़ी व्यस्त रहेंगे। नागपाशा और काल पहेलिया का अनुमान सही था। डोगा ने पहेली को सुलझा लिया था। काल पहेलिया ने जरूर कोई जाल बिछाया है, वरना वह मुझको यूँ बुलाने की हिम्मत नहीं करता। इसलिए मैं उसको उस रास्ते पर जाऊँगा जहाँ से उसको मेरे आने की उम्मीद कतई नहीं होगी। इस रास्ते में या तो चिड़िया ऊपर आ सकती है या फिर डोगा। यहाँ पर दर्जनों छोटी बड़ी गुफाएं हैं, लेकिन मुझको अपने मतलब की गुफा ढूंढनी होगी, और वह रही मेरे मतलब की गुफा। अगर मैंने पहेली का सही मतलब समझा है तो इसी गुफा के अंदर होगा काल पहेलिया। ये तो खून पीने वाला चमगादड़ है। तेरा यहाँ पहुँचना इस बात का सबूत है कि तू मेरी पहेली को सुलझा लिया है, लेकिन अगर तूने मेरी पहेली को बूझ लिया है तो उसको ये पता होना चाहिए कि ये गुफा किनका घर है। मैं जानता था, मैं पहले समझ गया था। तेरी पहेली का अर्थ खंडाला की चूना पहाड़ियों की पहाड़ी गुफाओं में रहने वाले रक्त पिपासु चमगादड़, लेकिन इनको भगाना मुश्किल काम नहीं। इनके लिए मैं तेज पटाखों लाया हूं जो रोशनी पैदा करते हैं। तेज रोशनी चमगादड़ तुरंत भाग जाते हैं। ये वैसे चमगादड़ नहीं है डोगा, ये बिल्कुल अंधे चमगादड़ हैं। ये किसी भी किस्म की रोशनी से नहीं देख सकते। वैसे तो ये तुझको तेरे खून की एक एक बूंद को चूसने के बाद ही छोड़ेंगे। डोगा खून कोई नहीं पीता काल पहेलिया। डोगा तो जैसे कमीनों का खून पी जाता है। ओहो, तू अपने और मेरे बीच आग लगाकर मुझसे बचना चाहता है? तुझसे नहीं, तेरे चमगादड़ों से बचना चाहता हूँ। ओह हथगोले, चमगादड़ आग में भुनते जा रहे हैं। हाँ, और ये हथगोले में इतनी ज्वलनशील भरी है कि ये आग आधे घंटे तक चलती रह सके। चमगादड़ आग की इस दीवार को पार नहीं कर पाएंगे। अब बस तू है और मैं हूँ काल पहेलिया। गलत डोगा गलत। अच्छा बता, जानवर से ज़्यादा खतरनाक कौन होता है? इंसान। और इंसान से ज़्यादा खतरनाक जो इंसान जो जानवर बन गया हो, जैसे तू। धन्यवाद धन्यवाद। लेकिन जो इंसान जानवर बन गया हो उससे भी ज़्यादा खतरनाक क्या होता है? नहीं बता पाया था ना, सुन। वह जानवर जो इंसान बन गया हो, जैसे ये। हे भगवान, इसको तुमने बनाया है? आइडिया तो मेरा था, बनाने वाली शक्ति किसी और की थी, अधम की। और मेरे ख्याल में ऐसी शैतानी ताकत अधम ही बना सकता है जो डोगा को ख़त्म कर सके। और मैं तुम दोनों का परिचय कराना भूल ही गया। ये डोगा है और ये डोगा, ये मैन बैट है। तेरी मौत, तुझको यहाँ बुलाने का असली कारण इसी ने उस आदमी को मारा था जो मोटरसाइकिल को से आ टकराया था। और इसको यहाँ इसलिए खींच कर लाया हूँ ताकि इसकी मदद से तेरी ये लड़ाई के बीच में मददगार कुत्ते ना सकें। स्टार्ट मैन बैट। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी काल पहेली, मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी काल पहेलिया। मदद की ज़रूरत तो मैन बैट को पड़ेगी, क्योंकि मैं इसके शरीर में इतना बड़ा छेद करने जा रहा हूँ कि इसके सारे छेदों छोटे छेदों के बराबर होगा। पर इसने उस निर्दोष की गर्दन पर किए थे जो। अरे, ये तो आश्चर्यजनक फुर्ती से ग्रेनेड से वार को बचा गया। अब ना तो तेरी बंदूक तेरे हाथों में रहेगी डोगा, ना ही तेरे ग्रेनेडों की पेटी तेरे शरीर पर रहेगी। और तू इसके बदन पर बड़ा छेद तो नहीं कर पाया, लेकिन ये तेरी गर्दन को छोटे छेदों से जरूर भर देगा। डोगा मैनबैट से जूझ रहा था और सदम तथा नागराज यांत्रा को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे थे। इसके वारों को मैं आसानी से रोक सकता हूँ नागराज, लेकिन जब तक यांत्रा हमारे रास्ते में खड़ा है तब तक हम इस अधम तक नहीं पहुँच सकते।
मुसीबत यह है कि यह आंतरिक खिलौना है, मेरे सारे वार यहाँ तक कि सम्मोहन भी इस पर बेअसर है। अब तो मैं इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग कर भी इससे बचने के लिए नहीं कर सकता। आहा, उफ, हम तुम्हारी मदद भी नहीं कर पा रहे हैं नागराज। हमारे पास कोई रिमोट कंट्रोल वाला लड़ाकू हेलीकॉप्टर होता तो हम ज़रूर कोशिश करते। अब तो हम जानबूझकर अपने आदमियों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। रिमोट कंट्रोल, बस यही जवाब है इस यांत्रा का। मैं समझ गया इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है। तुम आखिर क्या समझ गए, मुझको भी तो बताओ। इसको नष्ट करने का तरीका बताने का वक्त नहीं है अधम, बस तुम मेरा इशारा पाते ही इस पर वार कर देना, तब तक इसके वारों से बचते रहो। तो दोस्तों, इसके पार्ट 2 को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके पार्ट 3 को हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो देखते रहिए तब तक कॉमिक्स माई लाइफ चैनल।